हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को झारखंडी जोहार। और इस सेशन में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। सभी करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किन किन करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके और आर्ट्स एंड कल्चर को भी रिलेट करते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ जाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं और करंट अफेयर्स से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको सभी करंट अफेयर्स समझने में बहुत ही आसानी हो। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। जनरली क्या होता है, जनरली आप अपने जिंदगी में बहुत ही जल्द हार मान लेते हैं। बहुत ही जल्द हार मान लेते हैं कहने का मतलब है कि आप जो है वो 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं, और जब आपसे एग्जाम नहीं निकलता है, आप एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो अपने तैयारी को और टाइम देने की बजाय आप क्या करते हैं, कोई काम करना शुरू कर देते हैं और तैयारी करना छोड़ देते हैं। आप लोगों को आज के इस करंट अफेयर को देखकर एक मोटिवेशन मिलेगा। पहला करंट अफेयर है कि रांची की अजंता बर्मन जो है वो मिस इंटरनेशनल वोमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड जो है वो जीत ली है। और इस करंट अफेयर को जब आप समझेंगे तो आपको बहुत एनर्जी फील होगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सर क्या खास है अजंता बर्मन ने? ये नहीं जीतती तो कोई और जीतती, कोई और जीतती तो बात कुछ और होती, लेकिन इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है, ये जो है वो इस प्रतियोगिता की विजेता बन गई है, तो बात कुछ और है। आप बोलेंगे कैसे? ये एक ब्यूटी अवार्ड है या फिर ब्यूटी कंपटीशन है, और इस ब्यूटी कंपटीशन में रांची की अजंता बर्मन ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। ठीक है सर, आप बार बार बोल रहे हैं रांची की अजंता बर्मन ने जीत लिया है, तो सर क्या खास है? इनका एज खास है, 59 ईयर्स इनका एज है। जनरली आपकी जो मम्मी होगी ना, आपकी मम्मी भी 59 ईयर्स की नहीं होगी। ठीक है, जनरली अगर एवरेज लोगों की बात करें तो आपका एज लगभग 20 से 25 का होगा, तो जनरली आपकी मम्मी भी 59 ईयर्स की नहीं होंगी। और सोचिए, इन्होंने 59 ईयर्स के उम्र में, 59 ईयर्स के एज में इस प्रतियोगिता को जीता है, इस प्रतियोगिता को विजेता बनी है। तो आइए बात करते हैं। अजंता बर्मन ने दुबई में आयोजित मिस इंटरनेशनल वोमेन सब्सटेंस अवार्ड 2024 की विजेता बन गई है, और 59 ईयर्स की एज में इस प्रतियोगिता की ये विजेता बनी है। ये एकमात्र महिला है जो कि इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और विजेता भी बनकर दिखाई है। ठीक है, अभी इनका एज 59 है, 58 था अगले साल, यानी 2023 में इनका एज था 58 ईयर्स। 58 ईयर्स के एज में मिस इंडिया इंटरनेशनल वोमेन्स ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, यानी 58 ईयर्स की एज में 2023 में मिस इंडिया इंटरनेशनल वोमेन्स ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, और 59 ईयर्स की एज में मिस इंटरनेशनल वोमेन्स सब्सटेंस अवार्ड जो है इन्होंने जीत लिया है। सोचिए, जो प्रतियोगिता ये यंग में नहीं जीत पाई, आज एज होने के बाद उन प्रतियोगिता में ये विजेता बन गई है। तो सोचिए, रांची की अजंता बर्मन अगर ये 59 ईयर्स की एज में कर सकती है, तो आप 25 ईयर्स के एज में नहीं कर सकते क्या? आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल होता नहीं है कुछ भी। हमें अपने मन में ठानना होता है, हमारे मन में वो संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रांची की अजंता बर्मन। याद रखें, याद इसलिए रखें क्योंकि 59 ईयर्स की एज में इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, और ये एकमात्र महिला है जो कि इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से पार्टिसिपेट की थी, भारत का प्रतिनिधित्व की थी। तो रांची की अजंता बर्मन थे। सोचिए, 59 ईयर्स की एज में इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है।
और हम लोग 2 साल 3 साल हार मान देते हैं। आपको क्या लगता है, ये जब यंग थी तो क्या इस प्रतियोगिता में ये पार्टिसिपेट नहीं की थी? की होगी, लेकिन उस समय उन्होंने जीता नहीं था। लेकिन ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करती चली गई। आज देखिए उनको वो मुकाम हासिल हो गया जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहती थी। ठीक है, तो सभी लोग इन्हें याद रखेंगे। अजंता बर्मन दुबई में आयोजित मिस इंटरनेशनल वुमेन सब्सटेंस अवार्ड 2024 में विजेता बनी है। 2023 में इन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस अवार्ड जो है वो भी जीता था 58 ईयर्स के एज में। ठीक है, चलिए तो अच्छा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितने भी लोग हैं जो कि पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ले। चलिए, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और दोनों का लिंक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे अब डीबीसी के बारे में। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम कहते हैं। डीबीसी के द्वारा कहां पे, कोडरमा जिले में 1600 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पावर प्लांट होगा सर? ये थर्मल पावर प्लांट होगा। ठीक है, झारखंड में मेनली आप दो तरीके के पावर प्लांट देखेंगे। झारखंड में आपको दो तरीके के पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। सर पहला हो गया थर्मल पावर प्लांट, सर दूसरा क्या होगा? हाइड्रो पावर प्लांट। आप बोलेंगे सर दोनों का मतलब थोड़ा समझा देते तो हमें समझ में आ जाता। थर्मल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग ईंधन को जलाकर बिजली का निर्माण करते हैं या फिर ईंधन को जलाकर बिजली उत्पन्न करते हैं। ईंधन में पेट्रोल, डीजल इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा आता है, पेट्रोल डीजल थोड़ा कॉस्टली होता है। इसीलिए जनरली थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर बिजली का उत्पन्न जो है वो किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर या फिर कोयले से बिजली का उत्पन्न जो है वो किया जाता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में जल से, पानी से बिजली का निर्माण होता है, बिजली को उत्पन्न किया जाता है और डैम बनाकर पानी को स्टोर करके पानी से बिजली का उत्पन्न जो है वो किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे माइथन डैम, पंचित डैम, तेनुघाट डैम, ठीक है, कोनार डैम। तो इन सभी डैम में क्या होता है? इन सभी डैम में पावर प्लांट है, बिजली का उत्पन्न किया जाता है। तो डीबीसी के द्वारा अगर हम लोग बात करें कोडरमा की, तो डीबीसी के द्वारा कोडरमा जिले में 1000 मेगावाट का ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट चल रहा है। डीबीसी के द्वारा 1000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट ऑलरेडी कोडरमा में स्थापित किया जा चुका है, जो कि अभी चल भी रहा है। और 1600 मेगावाट का और पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा और यह भी एक थर्मल पावर प्लांट ही होगा। ठीक है, तो डीबीसी के द्वारा कोडरमा जिले में 1600 मेगावाट का नया पावर प्लांट का स्थापना किया जाएगा, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट होगा, यानी कोयले से बिजली का निर्माण किया जाएगा, कोयले से बिजली को उत्पन्न जो है वो किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कोडरमा में डीबीसी का पावर प्लांट, ये 1000 मेगावाट का पावर प्लांट है, जो कि अभी वर्तमान में ये चल रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो डीबीसी के द्वारा कोडरमा जिले में 1600 मेगावाट की पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा। डीबीसी के द्वारा कोडरमा जिले में 1000 मेगावाट की पावर प्लांट का स्थापना किया गया है और ये जो 1600 मेगावाट का पावर प्लांट का स्थापना किया जाएगा, जिसके लिए 14,000 करोड़ की राशि को खर्च किया जाएगा। तो 14,000 करोड़ की राशि को खर्च करके 1600 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जब ये 1600 मेगावाट पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा और 1600 मेगावाट पावर प्लांट शुरू हो जाएगा, तो उस समय इसकी जो कुल क्षमता होगी वो कितनी होगी? उस समय इसकी जो कुल क्षमता होगी वो होगी 2600 मेगावाट। कितना? 2600 मेगावाट। ठीक है, याद रखेंगे 1000 ऑलरेडी चल रहा है, 1600 का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? डीबीसी के द्वारा, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? डीबीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अच्छा, डीबीसी की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि डीबीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 7
जुलाई 1948, याद रखेंगे 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी और डीबीसी का स्थापना दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। कई बार जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है कि डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। डीबीसी का स्थापना कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 में। अच्छा, डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? डीबीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में। याद रहेगा सभी को कि डीबीसी का हेडक्वार्टर यानी डीबीसी का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अब कोडरमा जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं। झारखंड के मैप में एक रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो है झारखंड का कोडरमा जिला। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कोडरमा जिले की स्थापना कब की गई थी? 1994 को। 1994 को कोडरमा जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। कोडरमा जिले को भारत की माइका कैपिटल यानी भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि भारत की माइका कैपिटल यानी भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहते हैं? कोडरमा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइका यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक वो कोडरमा जिले में पाया जाता है। और माइका की जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है जिसे रूबी माइका कहते हैं, जो कि देखने में सफेद कलर का होता है, वो रूबी माइका भी कोडरमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा जिले में अगर हम लोग बात करें कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की, तो ये आप कोडरमा जिले के फेमस प्लेसेस देख रहे हैं, जो कि ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वृंदा वाटरफॉल्स, पूतो धाम, ठीक है, उसके बाद झरना कुंड धाम, ये सब आप देख सकते हैं। मखमारो हिल्स, ठीक है, पंचखेरो धाम, ठीक है, महर्षि कदम पार्क, उसके बाद पेट्रो वाटरफॉल, झुमरी तलैया, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा कृष्ण मंदिर। आपको याद रखना है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, कोडरमा की कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिसेंटली झारखंड में जेएससीए के द्वारा वोमेन्स T20 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसे जेएससीए वोमेन्स T20 प्रतियोगिता कहते हैं। और ये झारखंड का एक डोमेस्टिक प्रतियोगिता है, यानी झारखंड के सभी राज्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरीके से आईपीएल में, ठीक है, जिस तरीके से आईपीएल में भारत के सभी राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरीके से इसमें झारखंड के ही सभी जिले पार्टिसिपेट करते हैं। और इस प्रतियोगिता में धनबाद ड्रैगन्स की जो टीम है वो विजेता बनी है। तो झारखंड का एक घरेलू प्रतियोगिता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। ठीक है, और झारखंड के इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में धनबाद ड्रैगन्स की टीम जो है वो विजेता बनी है। तो याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि जेएससीए वोमेन्स T20 प्रतियोगिता में कौन सी टीम विजेता बनी है, तो धनबाद ड्रैगन्स की टीम विजेता बनी है। और ये आप देख रहे हैं धनबाद ड्रैगन्स की टीम को। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सर जेएससीए का फुल फॉर्म क्या है? जेएससीए का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो हो सकता है कि एग्जाम में दे दे कि जेएससीए का पूर्ण रूप क्या है, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। याद रहेगा सभी को? ठीक है, तो ये आप यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में चीजों को देख पा रहे हैं कि जेएससीए वोमेन्स T20 प्रतियोगिता में धनबाद ड्रैगन्स की टीम जो है वो विजेता बनी है। फाइनल में धनबाद ने रांची को हराकर इस प्रतियोगिता में विजेता बनी है। तो धनबाद की टीम ने किसे हराकर? धनबाद की टीम ने रांची को हराकर, यानी फाइनल के मुकाबले में, फाइनल में किनका किनका मैच हुआ था? धनबाद और रांची का मैच हुआ था, जिसमें धनबाद की टीम जो है वो विजेता बन गई है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया है, इसे हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कह सकते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। ठीक है, अच्छा 14 सितंबर को अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है,
तो सर क्या कारण रहा है या फिर क्यों राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है? सर 15 सितंबर को क्यों नहीं मनाया जाता? सर 17 सितंबर को क्यों नहीं मनाया जाता? सर 20 सितंबर को क्यों नहीं मनाया जाता? सर 14 सितंबर को ही क्यों? देखिए 14 सितंबर 1949, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग अभी देखें कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए, तो हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। विश्व के 150 से भी ज्यादा देशों में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। 1953 में पहली बार हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया था। ठीक है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 यानी 1953 में हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आई होप तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किए और सभी करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए। आइए इन करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन मिस इंटरनेशनल वोमेन सब्सटेंस अवार्ड 2024 की विजेता जो है वो बनी है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अभी हम लोगों ने देखा 59 वर्ष की आयु में अजंता वर्मन ने इस प्रतियोगिता में जीता है। अजंता वर्मन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए, अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। जेएससीए वोमेन्स T20 प्रतियोगिता में किस राज्य की किस जिले की टीम जो है वो विजेता बनी है? ठीक है, राज्य के कौन से जिले की टीम, यानी झारखंड के कौन से जिले की टीम जो है वो विजेता बनी है? जेएससीए का फुल फॉर्म क्या है? जेएससीए का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। इसके द्वारा वोमेन्स T20 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल का जो मुकाबला हुआ और रांची और धनबाद के बीच में हुआ और धनबाद ड्रैगन्स की टीम जो है इस प्रतियोगिता में विजेता बनी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप इसका आंसर दे पाए? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीबीसी के द्वारा किस जिले में 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा? बताएंगे। डीबीसी के द्वारा कहां पे 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट को स्थापित किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर हम लोग बात करें 1600 मेगावाट के पावर प्लांट की, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा, द माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। साथ ही साथ आप लोग अब ये कमेंट करके बताएं कि ये पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। अभी जस्ट आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया गया कि थर्मल पावर प्लांट होगा या फिर हाइड्रो पावर प्लांट होगा। तो ये थर्मल पावर प्लांट होगा, यानी कोयले से बिजली को उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम। तो डीबीसी का स्थापना दिवस आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि डीबीसी की जो स्थापना है वो 7 जुलाई 1948 में, 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 7 जुलाई को डीबीसी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
क्या आप लोग आंसर दे पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को बताया गया कि डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है। बताएंगे डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो डीबीसी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? डीबीसी का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस अगर इसमें जोड़ दें विश्व हिंदी दिवस, तब हो जाएगा आंसर 10 जनवरी। अभी कहा गया है सिर्फ हिंदी दिवस, तो आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस समझ सकते हैं। अगर वहां पे जुड़ा हुआ रहे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब इसका सही आंसर होगा 10 जनवरी। लेकिन सिर्फ हिंदी दिवस कहा गया है तो 14 सितंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अच्छा, हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, दोनों अलग अलग हैं, याद रखें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्या आप लोग करंट अफेयर्स को समझने के बाद आंसर दे पा रहे हैं? अगर आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहा है। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखें और करंट अफेयर्स को अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था। जो लोग नए हैं, हमारे जो साथी नए हैं, उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन था हाल ही में अबू धाबी में आयोजित, अबू धाबी में क्या आयोजित किया गया था? एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें अमीषा करकेट्टा ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया? तो अबू धाबी में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की बॉक्सर अमीषा करकेट्टा पार्टिसिपेट की थी और अमीषा करकेट्टा ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है वो प्राप्त किया था। आपको यह भी कहा गया था कि 54 केजी के ग्रुप में, कितना? 54 केजी, 54 केजी के ग्रुप में इन्होंने इस मेडल को प्राप्त किया है। तो आप लोग ये भी याद रखें 54 केजी के ग्रुप में इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। अच्छा, अबू धाबी कहां पे है? यूएई में। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और वहीं पे एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। हाल ही में किनके द्वारा नाबार्ड इन झारखंड पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये जो आप देख पा रहे हैं नाबार्ड इन झारखंड, ये एक पुस्तक है और पिछले क्लास में इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया जा चुका है। ठीक है, तो अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे नाबार्ड इन झारखंड इस पुस्तक का विमोचन या फिर इस पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी संतोष गंगवार, ऑप्शन सी चंपाई सोरेन और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो सही आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बता दें कि नाबार्ड इन झारखंड पुस्तक का विमोचन जो है वो किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और उसके बारे में आप लोग ट्राई करें थोड़ा डिटेल में लिखने का। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो शुक्रिया आप लोगों का इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।